फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस ऑन रेंट की टॉपिक के ऊपर कि आपको टैली में इसकी एंट्री कैसे पास करनी है और किस तरीके से आपको इसको ट्रीट करना है। तो ये जो टीडीएस ऑन रेंट है वो कवर होता है अंडर सेक्शन 194I एंड अंडर सेक्शन 194IB में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन लाइबल है टीडीएस काटने के लिए इन सेक्शंस में। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या आप एक कंपनी है और अगर आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 44AB में ऑडिट हो चुकी है तो आप लाइबल है 10 रजिस्ट्रेशन के लिए और टीडीएस काटने के लिए अगर आप रेंट पे कर रहे हैं। अब इसके बाद इसकी लिमिट क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अगर आप पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप 1,80,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं रेंट, तो उस सिचुएशन में आपको पूरे के पूरे अमाउंट पर टीडीएस काटना होगा। अगर आपको ये पहले ही से पता है कि आपको पूरे साल में 1,80,000 से ज्यादा पे करने पड़ सकते हैं तो आपको टीडीएस शुरू से ही काटना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, किन चीजों पर आपको रेंट पे करने पर टीडीएस काटना पड़ सकता है ये भी जान लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर आप ये सारी चीजों का अगर रेंट पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। अगर आप मानकर चलिए अपने लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी देते हैं, जो शुरू में देते हैं, जो कि रिफंडेबल होती है, लास्ट में जब भी आप उस जगह को खाली करते हैं तो आपको वापस की जाती है, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन अगर आप रेंट को एडवांस में दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 194IB के बारे में। तो अगर मानकर चलिए आप एक इंडिविजुअल है या एक आप एचयूएफ है, यहां पर मैं कंपनी नहीं बोल रहा हूं, आप इंडिविजुअल हैं या आप एचयूएफ है, लेकिन आपकी ऑडिट नहीं होती है अंडर सेक्शन 44AB में क्योंकि आपकी टर्नओवर इतनी नहीं है कि आपकी उसमें ऑडिट की जा सके। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ पे कर रहे हैं रेंट तो उस सिचुएशन में आपको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इसकी रेट क्या होगी? इसकी रेट होगी 5% और ये एप्लीकेबल है 1 जून 2017 से। एंड फ्रेंड्स, अगर हम सेक्शन 194I की बात करें कि आपको किस रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा, तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की रेंट पे कर रहे हैं तो आपको 2% टीडीएस काटना पड़ेगा होल अमाउंट के ऊपर, अगर आपकी लिमिट क्रॉस होती है 1,80,000 से। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग्स और फर्नीचर एंड फिटिंग्स के केस में आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% है रेट, ये याद रखिएगा। पैन कार्ड अवेलेबल होने के केस में 10% है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने पिछले वीडियोस में, तो वो आप वीडियोस देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। अब यहां पर ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर मानकर चलिए, जैसा कि मैंने एक केस लिया था जो कि 194IB में है, जिसमें कि 50,000 तक आप अगर पे करते हैं पर मंथ और अगर आपकी ऑडिट नहीं हुई है तो उस केस में 5% है, उस केस में आपको 10% टीडीएस नहीं काटना है। और फ्रेंड्स, टीडीएस काटने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करना होगा जो होगा 16C और आपका जो रिटर्न फॉर्म है वो होगा 26Q। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अदर देन सैलरी के केस में 26Q होता है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, और जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 194IB में अगर आपने ऑडिट नहीं कराया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या आप लाइबल नहीं थे ऑडिट कराने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स दो केसेस होते हैं, अगर आप लाइबल नहीं है तब भी आप चाहें तो ऑडिट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइबल नहीं है तो ऑटोमेटिक आपका ऑडिट नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे या आप कोई ऐसे डिफॉल्टी नहीं होंगे कि आपका ऑडिट किया जाए। तो अगर ऑडिट नहीं होता है तो मैंने अभी आपको बोला कि 50,000 रुपए पर मंथ अगर आप देते हैं तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, जो कि 5% के रेट से काटना पड़ेगा। तो जब मैंने सेक्शन 194I की बात की तो वहां पर मैंने 10% बोला था लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, तो उस केस में आपको 5% है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट एंड मशीनरी के केस में तो वहां पर 2% ही एप्लीकेबल है आपके ऊपर भी। फ्रेंड्स, अब ये भी जान लीजिए कि इस केस में जीएसटी की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ली हुई है तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आपने कॉमर्शियल पर्पस या कॉमर्शियल विथ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी ली हुई है तो उस केस में वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल है, जिसकी रेट होगी 18%। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप ये भी सोच सकते हैं कि आरसीएम तो एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सेक्शन 94 एग्जेम्प्ट है, तो आपको कोई भी आरसीएम अप्लाई नहीं करना है इस केसेस में फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपने 1 जुलाई 2017 से 12 अक्टूबर 2018 तक किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई प्रॉपर्टी लेकर रखी है जिसके ऊपर आपने रेंट पे किया है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल था, क्योंकि जो सेक्शन 94 है वो एग्जेम्प्ट हुआ है 12 अक्टूबर 2017 के बाद से, तो वहां पर आपको आरसीएम की ट्रीटमेंट करनी होगी, अदरवाइज आपको अभी आरसीएम की कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी होगी।
अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि हमें टैली में कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने होंगे इन सारी एंट्रीज को करने के लिए। इसके अलावा हमें कौन कौन सी सेटिंग्स को एक्टिवेट करना होगा। तो आ जाइए सबसे पहले सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स की तो आपको F11 में आना होगा और उसके बाद स्टेशनरी एंड टैक्सेशन में आ जाना होगा। यहाँ पर आपको जीएसटी को इनेबल कर लेना है क्योंकि हम यहाँ पर जीएसटी की ट्रीटमेंट भी करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपको सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है जैसे कि फिल की जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उनकी लिंक्स आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें मैं टीडीएस से रिलेटेड भी जो मैंने अभी तक वीडियो क्रिएट की है उनकी भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इस जगह पे आपको रिवर्स चार्ज को नो रखना है क्योंकि अभी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा यहां पर इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को आप यस कर लेंगे। उसके बाद सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स में सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं पता है कि ये सारी डिटेल्स कैसे फिल की जाती है तो मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सारी चीजें फिल करने के बाद आप कंट्रोल ए से या एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लेजर्स के ऊपर कि लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं और हमें कौन कौन से लेजर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला लेजर जो हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे रेंट पेड ऑन बिल्डिंग। ठीक है, इस तरीके से हम नाम लिख लेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से रखेंगे। यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि ये सर्विस का लेजर है तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा जीएसटी की डिटेल्स यानी रेट्स वगैरह। तो यहाँ पर आप एसएससी कोड वगैरह डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 18% जीएसटी रेट यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, टीडीएस को एप्लीकेबल कर लेंगे और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में आपको जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ नहीं रिफ्लेक्ट होगा लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट में, आपको न्यू कैटेगरी में जाकर क्रिएट करना होगा। तो अगर आपकी नेट कनेक्ट होगी और आपके पास लाइसेंस वर्जन टैली होगी तो आप हेल्पर बटन का हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आपको मैनुअल सारी चीजें टाइप करनी होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने कैसे क्रिएट किया है। मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा है तो इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल एंटर से मैं इसे ओपन करूंगा। यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है रेंट पेड ऑन बिल्डिंग, उसके बाद सेक्शन मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। पेमेंट कोड वगैरह और रेमिटेंस कोड वगैरह आप डाल देंगे, मैंने अभी यहाँ पर उसे ब्लैंक छोड़ दिया है। रेट डाल दिया है 10%। उसके बाद जो एग्जम्पशन लिमिट है 1,80,000 वो मैंने डिफाइन कर दिया है। इस तरीके से लेजर बनाकर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर होगा हमारे लैंडलॉर्ड का, तो वो मैंने क्रिएट किया है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स में। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर लेंगे। ये अगर ऑप्शंस आपके में नहीं आए तो आप F11 यानी फीचर्स में चले जाएंगे और वहां पर अकाउंटिंग फीचर्स में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, वहां से एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद आपको टीडीएस डिडक्टेबल में यस करना है। डिडक्टी का टाइप चूज करना है कि वो कौन है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या कंपनी है। तो मेरे केस में ये इंडिविजुअल है तो उसीलिए यहाँ पर आपके पास इंडिविजुअल और एचयूएफ का एक साथ ऑप्शन आता है तो आप वही चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, जिस वाउचर में आप एंट्री करेंगे उसी में आप टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं, यानी जब आप पेमेंट करेंगे चाहे पेमेंट करें या ड्यू की एंट्री करें वहीं पर आप टीडीएस को डिडक्ट करना चाहते हैं तो यस किया हुआ है और यहाँ पर हमने लिंक किया हुआ है जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमें ये जो ऑप्शन है इसे नो रहने देना है। इससे अगर आप चाहें तो यस करके यहाँ पर डिटेल्स फिल कर सकते हैं, सरचार्ज वगैरह, अदरवाइज इसे नो रख के आप आगे बढ़ जाइएगा। अभी हमारे केस में ये नो रहेगा। यहाँ पर पैन नंबर डालना है पार्टी का, अदरवाइज 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, इसीलिए पैन नंबर डाल देंगे यानी लैंडलॉर्ड का। और उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर या कंपोजिशन जो भी हो वो आप चूज कर लेंगे। उनका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड चूज कर लेंगे। इसके बाद हमें क्रिएट करना है टीडीएस ऑन रेंट का एक लेजर। तो यहाँ पर मैंने जो बाय फर्किट करके ये जो लेजर क्रिएट किया आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं दोनों दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टीडीएस ऑन रेंट। अगर इसके अलावा आप इंटरेस्ट के केस में भी टीडीएस काटते हैं तो आप उस समय कॉमन लेजर का भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो फिर उस केस में आप मल्टीपल लेजर्स यूज कर सकते हैं, यानी जैसे टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। तो दोनों में आपको दिखा देता हूँ, आपको जो बेटर लगे आप वो यूज कीजिएगा। टीडीएस ऑन रेंट मैंने लिखा हुआ है, डिफाइन कर दिया कि ये किस चीज का लेजर है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दिया। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टीडीएस और यहाँ पर ये जो नेचर ऑफ पेमेंट है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर कॉमन लेजर क्रिएट करेंगे तो उस केस में क्या करना है, आपको सिर्फ टीडीएस लिखना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सेलेक्ट करना है, फिर टीडीएस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट को नहीं डालना है, एनी कर देना है। ठीक है, तो ये हर केसेस में यूज कर सकते हैं अगर आप और भी केसेस में टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर मैसनरी के लिए आपको दिखाना है कि किस तरीके से उसकी एंट्रीज करनी है।
तो रेंट पेड ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसे भी मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा हुआ है, जीएसटी को एप्लीकेबल किया है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में मैंने सारी डिटेल्स उसी तरीके से फिल कर ली है जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया। उसके बाद आपको सर्विसेज ले लेना है, यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में टीडीएस को एप्लीकेबल कर लेना है और यहाँ पर न्यू कैटेगरी में चले जाकर आपको क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके। इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर रेट 2% डाल देना है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पेमेंट कोड और रेमिटेंस कोड वगैरह आप डाल देंगे और लिमिट रहेगी, जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 1,80,000 रुपये रहेगी। इस तरीके से आप ये लेजर क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा अब हम एक और पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं जिसे मैं रेंट पे करूंगा मशीनरी एंड इक्विपमेंट का। अगर आप एक ही पार्टी को दोनों केसेस में पे कर रहे हैं तो आप एक ही पार्टी क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने उसे अनरजिस्टर्ड में रखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अनरजिस्टर्ड के केस में कैसे एंट्रीज करनी है। सब कुछ सेम है। यहाँ पर सन्डे क्रेडिटर होगा, मेंटेनेंस बिल बाय बिल यस होगा, टीडीएस डिडक्टेबल यस होगा। सेम उसी तरीके से मैंने इंडिविजुअल एचयूएफ चूज किया हुआ है। यहाँ पर हम लिंक करवा देंगे इसे रेंट पेड ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट को। और फ्रेंड्स अगर मानकर चलिए एक से ज्यादा चीजों के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर उतने ही जितने आपने नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट किए हैं सबको लिंक कराते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर मैंने डाल दिया पार्टी का। उसके बाद अनरजिस्टर्ड आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप। इस तरीके से आप ये सारे लेजर्स क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम एंट्री पास करेंगे परचेज वॉचर में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जर्नल वॉचर में एंट्री पास की थी, आप चाहें तो जर्नल वॉचर में भी एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे की जाती है जर्नल वॉचर में एंट्रीज तो आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देखकर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर परचेज वॉचर का यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम पार्टी ले लेते हैं राजकुमार और यहाँ पर रेंट पेड ऑन बिल्डिंग। यहाँ पर एज्यूम करते हैं हम 4 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर अब हम लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहां पर जो ये विंडो आ रही है इसे आपको ब्लैंक छोड़ना है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। और एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि जो परचेज वॉचर है उसे आप यूज करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में, यानी अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे ताकि आपको यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह का जो कॉलम है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो। उसके लिए आप बटन बार का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आइटम इनवॉइस है इसी तरीके से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आपको करना है, या चाहे तो आप वाउचर मोड में भी कर सकते हैं जैसे कि आप जर्नल वॉचर में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये जीएसटी के केस में एप्लीकेबल है। जैसे कि आप कॉमर्शियल पर्पज के लिए ले रहे हैं रेंट पर बिल्डिंग तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज डायरेक्ट आपको टीडीएस की एंट्रीज कर देनी है। यहाँ पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लेना है रेसिडेंशियल पर्पज के लिए अगर आप ले रहे हैं कोई बिल्डिंग वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो लेजर है वो हमें कैसे क्रिएट करना है वो भी हम देख लेते हैं। और आईजीएसटी के केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल होगी। अभी फिलहाल हमारा इंट्रा स्टेट का केस है तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, ये सारी चीजें तो सेम है, आपको पता ही होंगी। यहाँ पर आपको इस टीडीएस एप्लीकेबल इसे आपको एप्लीकेबल करना है। बहुत से लोग अनडिफाइंड करते हैं, इसे अनडिफाइंड नहीं कीजिएगा। अनडिफाइंड करने से होगा क्या, आपको जीएसटीआर 2 में इसकी जो डिटेल्स हैं वो तो परफेक्टली चली जाएंगी, ठीक है। सारी जगह इसकी जो डिटेल्स हैं जो इफेक्ट है वो परफेक्टली जाएगा, लेकिन जो 26Q है वहां पर एंट्रीज मिसमैच में चली जाएगी अगर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल या अनडिफाइंड लेते हैं। इसीलिए आपको एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट को आपको यहाँ पर एनी चूज करना है। किसी को भी यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट को डिफाइन नहीं करेंगे आप, क्योंकि यही लेजर आप हर सिचुएशन में यूज करेंगे। इसीलिए टैक्सेस के लेजर में आप डिफाइन नहीं करें, एनी चूज कर लें। इसी तरीके से आपको एसजीएसटी के लेजर में भी सारी चीजें करनी है, सेम सब कुछ रहेगा। उसके बाद टीडीएस ऑन रेंट का ये जो लेजर है हम यहाँ पर ये चूज कर लेंगे। मैं चाहता तो यहाँ पर मैं कॉमन लेजर भी यूज कर सकता था, जो मैंने टीडीएस का क्रिएट किया था तो वो मैं हर सिचुएशन में यूज कर सकता था। मैंने इसका सेपरेट लेजर क्रिएट किया था जिसको मुझे आपको दिखाना था कि कैसे एंट्रीज करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चूज किया। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर -40,000 आपको रिफ्लेक्ट होने 10% के अकॉर्डिंग। और ये जो अमाउंट है ये आपको कैलकुलेट हो रहा है 4 लाख के ऊपर, ठीक है। जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर, जो आपने रेंट पे किया उसके ऊपर हो रहा है, ठीक है। आप अल्ट के साथ ए प्रेस करके यहाँ पर और उसके बाद अल्ट के साथ F1 या बटन बार पे डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर टैक्स एनालिसिस भी देख सकते हैं। अब चलिए हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे जिसमें कि हम अनरजिस्टर्ड पार्टी को लेंगे। तो यहां पर हम अपनी अनरजिस्टर्ड पार्टी को ले लेते हैं और यहां पर हम एंट्री को कर देते हैं।
मैसनरी ले लेते हैं और यहां पर हम एज्यूम करते हैं 1,90,000। ठीक है, और यहां पर ये क्योंकि मेरी पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें नहीं लेना है। अगर आप लेंगे भी तो भी वो कैलकुलेट नहीं होगा। यहां पर हमें सीधे जो टीडीएस का लेजर है वो ले लेना है। तो यहां पर मैंने सेपरेट लेजर नहीं क्रिएट किया है, मैं कॉमन लेजर ही ले लूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2% के हिसाब से 3800 रुपए मेरे माइनस हो चुके हैं। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि अब यहां पर हम आरसीएम की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एग्जेम्प्ट है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्टेचुटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, जीएसटीआर2 को देख लेते हैं कि हमारी जो डिटेल्स है वो कहां गई है। फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं जो मेरी रजिस्टर्ड पार्टी थी उसकी डिटेल्स चली गई है B2B में, और जो मेरी अनरजिस्टर्ड पार्टी थी उसकी डिटेल्स चली गई है नील रेटेड इनवॉइस में। और मैंने जब लेजर क्रिएट किया था, जो मैंने बताया था कि रेंट्स वगैरह का जो आप लेजर क्रिएट करेंगे वहां पर जो एसएससी कोड है, मैंने बोला था आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने छोड़ दिया है तो उस सिचुएशन में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इनकम्प्लीट मिसमैच में चली जाए आपकी इन्फॉर्मेशन। तो उस केस में आप वहां पर एसएससी कोड, क्योंकि सर्विस का केस है तो मैं वहां पर एसएससी कोड का यूज करूंगा, एसएससी कोड फिल कर देंगे उसी फील्ड में जहां पर हम एचएसएन कोड फिल करते हैं। फ्रेंड्स अब हम टीडीएस की रिपोर्ट चेक करेंगे। हम आएंगे स्टेचुटरी रिपोर्ट्स में और टीडीएस रिपोर्ट में, उसके बाद फॉर्म 26Q में चले जाएंगे। यहां पर आपको सारी डिटेल्स नॉर्मल रेट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जब आप अंदर जाके देखेंगे सारी एंट्रीज आपको यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब हमें पेमेंट की एंट्री करनी है तो हम जाकर अकाउंटिंग वाउचर में, पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं, या यहां पर रहते हुए हम अल्ट के साथ एस प्रेस करके या स्टेट पेमेंट पर बटन बार पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट पहुंच चुके हैं पेमेंट वाउचर पे। यहां पर हम टीडीएस लेंगे टेक्स्ट टाइप में, यहां पर पीरियड डाल देंगे 1/5 से लेके 31/5, जिस पीरियड की हम कर रहे हैं यहाँ पर टीडीएस की जो पेमेंट है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हमने 1/5 को ही टीडीएस डिडक्ट की थी, लास्ट डेट हमें डालनी है तो यहाँ पर हमने डाल दी। अगर आप कोई और अनदर डेट डालेंगे तो आपकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। जिस डेट तक आपने लास्ट टीडीएस काटी है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो सेक्शन है वो ले लेंगे। उसके बाद हमने 2 बार पेमेंट की है, एक बार अनरजिस्टर्ड पार्टी को की है, एक बार रजिस्टर्ड पार्टी को की है। तो सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं, रेंट पेड ऑन बिल्डिंग को। उसके बाद ये मेरा कंपनी है कि नॉन कंपनी है उस हिसाब से हम ले लेते हैं, नॉन कंपनी है ये मेरी। और उसके बाद यहां से हम अपनी बैंक का जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कैश में करें तो कैश भी ले सकते हैं, और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर हम चाहें तो चेक की डिटेल्स वगैरह सारी चीजें फिल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे फिर से अल्ट के साथ एस प्रेस करके। फिर से हम जो नेक्स्ट हमने टीडीएस काटी है अनदर पार्टी की, जो हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यहां पर फिर से हम सारी चीजें सेम करेंगे। लास्ट मैंने टीडीएस काटी 1/5 को, यहां पर नॉन कंपनी, फिर बैंक ले लेंगे, फिर हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चल के हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 26Q में नॉट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शंस। यहां पर आप अंदर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने जो डिटेल्स है बैंक की, जो भी डिटेल्स है या बीएसआर कोड है, चालान नंबर है, ये सारी चीजें फिल नहीं की है। तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर आप ये सारी चीजें फिल नहीं करते हैं तो आपकी यहां पर मिसमैच में चली जाती है। तो अब हम यहां पर डाल देते हैं, मानकर चलिए हम यहां पर कुछ भी ऐसे ही डेमो के रूप में डाल देते हैं ताकि ये आपको मैं दिखा सकूं कि इसकी जो डिटेल्स है वो कैसे चली जाएगी वैलिड में। यहां पर हम डेट्स वगैरह सब डाल देते हैं। बैंक नेम वगैरह भी हमें सेलेक्ट करना होगा, ब्रांच भी डालनी होगी, जिस बैंक से और जिस ब्रांच से आपने पेमेंट की है। अब यहां से ये एंट्री हट चुकी है और आपको यहां पर इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है, और आपको नीचे भी दोनों अमाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि किस रेट में आपने कितनी पेमेंट की है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप यहां पर बीएस में यानी बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देख सकते हैं हमारे पास कितना इनपुट पड़ा हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जीएसटीआर2 में भी मैंने आपको दिखा दिया था इनपुट साइड की कितना इनपुट हमारा है जो हम गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।